Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about the learning behavior and its types. Details इसकी बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि लर्निंग बिहेवियर है क्या चीज़. आप लोग बचपन से एक बात सुनते चले आ रहे हैं और आपके एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आती चली जा रही हैं कि यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ताकि आप अपनी ज़िंदगी को बखूबी या खुश असलूबी के साथ गुजार सकें. ऑलराइट, तो इसका मतलब है कि ये जो लर्निंग वाली चीज़ है ये आपके साथ साथ चलने वाला एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. और जब बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर चुके होते हैं तो इट बिकम्स योर बिहेवियर. ऑलराइट स्टूडेंट्स, यही समझने वाली बात है कि असल में हमारे पास जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर या जो इनेट बिहेवियर है वो तो जीन्स के थ्रू आता चला जा रहा है, इनहेरिट हो रहा है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. लेकिन इसके साथ ही साथ समझने वाली बात यह है कि अगर आपके जीन्स ज्यादा लर्निंग को प्रमोट करते हैं तो आप अच्छे लर्नर बन जाते हैं, और वही सारी चीजें लर्न करते हुए जब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएंगी तो इट विल बी योर लर्निंग बिहेवियर. ऑलराइट, तो अब ये वाली चीज हम टेक्निकली किस तरह से समझेंगे कि लर्निंग बिहेवियर क्या है और इसकी जो मेजर टाइप्स आपके सिलेबस में शामिल हैं वो कौन कौन सी हैं, इनको देखते हैं वन बाय वन. जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे तो लर्निंग बिहेवियर इज मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि वो तमाम चीजें जो आपके अपने तजर्बे में शामिल होती चली जा रही हैं जिंदगी गुजरने के साथ साथ, वो आपका एक्सपीरियंस बन जाता है और उस एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए फिर आप अपने आप को मॉडिफाई करते चले जाते हैं. खास तौर पे अगर हम अपने लाइफस्टाइल्स को देखें तो हमारा पनागाहें बना लेना, यानी ये चीजें जिनको हम घर कहते हैं, ये वाली इमारतें. इसी तरह से आप जहाँ पे तालीम हासिल करने जाते हैं आपके कॉलेजेस की बिल्डिंग, फिर इसी तरह पानी पीने के लिए हमने खाली दरियाओं या नहरों या और इस तरह से आबशारों का सहारा लेना छोड़ दिया है और उसकी निस्बत और जबरदस्त किस्म की मशीनरीज डेवलप कर ली हैं कि जमीन से पानी को खुद ब खुद खींच के ऊपर लेके आया जाता है और आपके लिए काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है. तो ये सब चीजें हमारे एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी लर्निंग होती चली गई और वो लर्निंग अल्टीमेटली हमारे लाइफस्टाइल्स का हिस्सा बन चुकी है. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डेफिनेशन हम याद रखेंगे वो क्या है? The process which manifests itself by adaptive changes in individual behavior as a result of experience. अब ये वाली चीज अगर मैं थोड़ी सी आपको एक डिफरेंट अंदाज में बताना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो आपके असातिज़ा, आपके वालिदैन, आपके बड़े बहन भाई हर वक्त आपको कोई ना कोई नसीहत करते रहते हैं, खास तौर पे एफएससी वाली स्टेज पे आके. तो ये जो नसीहतें आपको की जा रही होती हैं वो असल में उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन तमाम एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पे वो चाह रहे होते हैं कि आप अपने आप को पहले से ही बेहतर मकाम पे रख लें या अपनी इस्लाह का अमल जारी रखें ताकि उनके एक्सपीरियंसेस में जो चीजें आ चुकी हुई हैं वो आपकी एडेप्टेशंस का हिस्सा बने और आपकी एडेप्टेबिलिटी जब उन चेंजेस की जानिब ज्यादा होगी तो आप उतना ही ज्यादा सीखेंगे, आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होती चली जाएगी. जब हम जनरल बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि आपका सोना, जागना, हंसना, रोना, ये तमाम एक्टिविटीज बुनियादी तौर पे तो हमारी इंस्टिंक्ट्स में शामिल हैं, लेकिन ये जो हमने इनके टाइम टेबल्स बना लिए हैं, ये जो खाने के आदाब बना लिए गए हैं, ये सब की सब चीजें हमारी लर्निंग में शामिल हो जाती हैं. ऑलराइट, तो इन लर्निंग बिहेवियर में से कुछ टाइप्स आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, जो समझने वाली हैं. पहली 3 टाइप्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं. द फर्स्ट वन इज नोन एज इम्प्रिंटिंग. जी स्टूडेंट्स, इम्प्रिंटिंग बुनियादी तौर पे एक इस तरह का अमल जो हमें थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट्स कह सकते हैं हम इनको, यानी कि प्रिकॉशियल बर्ड्स वगैरह, इस तरह के परिंदे कि जो अंडों में से जब बच्चे उनके निकलते हैं तो वो इतनी होश में होते हैं कि इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे गौर करना शुरू करें और उनको फॉलो करना शुरू कर दें. ऑलराइट, इनके अंदर एक खास किस्म की खसूसियत देखी जाती है जिसे हम कहते हैं इम्प्रिंटिंग. अब इम्प्रिंटिंग है क्या चीज सुने? इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग. बुनियादी तौर पे ये लर्निंग का ही अमल है, चूंकि एक जानदार अभी जस्ट पैदा हो रहा है, अपने शेल में से बाहर आ रहा है और बाहर आते साथ ही वो अपनी टांगों पे भी खड़ा हो जाता है, अपनी आंखों के जरिए इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को भी ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, और अगर इनके पेरेंट्स वगैरह आसपास कहीं अवेलेबल हैं तो उनकी आवाजें सुन के उनको फॉलो करके खुद ब खुद इंटरप्रेट करना भी शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब ये है कि ये प्रिकॉशियल बर्ड्स की खसूसियात हैं कि ऑडियो और विजुअल्स और फिर उसके बाद इनकी इंटरप्रिटेशन को देखते हुए किसी ना किसी सूरत में रिस्पॉन्सेस पैदा कर सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, So it is best known in precocial birds such as geese, ducks and chicken
यानी कि ज्यादातर इनमें यही रनिंग बर्ड्स वगैरह शामिल है। जीज ये जो मुर्गाबियां वगैरह हैं इनको कहा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, these birds show a brief sensory period during which the shape of form of objects can be imprinted। अब ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, आमतौर पे जैसे ही ये वाले बच्चे या चूजे या बतख के बच्चे हैं या किसी भी मुर्गाबी वगैरह के बच्चे हैं, जैसे ही अंडों में से हैच आउट होते हैं तो हैच आउट होते साथ ही सबसे पहला इंटरैक्टिव ऑर्गेनिज्म या सबसे पहला जो मूविंग ऑब्जेक्ट इनको नजर आ रहा है वो इनकी अपनी मदर की बॉडी होती है। तो फौरी तौर पे ये समझ जाते हैं कि यही हमारा गाइड है जिसको हमने फॉलो करना शुरू करना है, और उस फॉलोइंग प्रोसेस को हम कहेंगे कि नाउ दे आर इम्प्रिंटिंग द मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आपने देखा होगा कि मुर्गियां वगैरह जब खास तौर पे दाना चुगने के लिए जाती हैं तो वहां पे मखसूस किस्म की आवाजें निकालती हैं, अपने परों को फुला लेती हैं, और आवाजें सुनते हुए या मदर को देखते हुए ये चूजे उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ये भी ऑब्जर्व किया जाता है कि बतख के बच्चे खास तौर पे, चूंकि हम जो एक्सपेरिमेंट डिस्कस करने जा रहे हैं लॉरेंस का, इसमें भी यही देखा गया कि इस साइंसदान ने एक जबरदस्त किस्म का यूं समझे कि भूचाल बर्पा कर दिया लर्निंग बिहेवियर्स की स्टडी में, कि ये जानदार अगर इनके, यानी कि ये जो प्रिकॉशियल बर्ड्स की हम बात करें, अगर इनके पेरेंट्स को हटा दिया जाए और इसकी जगह पे कोई इंसान खुद से ही इन चूजों को लीड करना शुरू हो जाए तो ये उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो इनको मूविंग ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, नाउ इट इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन और इनके अपने असली पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो ये फौरी तौर पे उनको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so these birds show a brief sensory period during which the shape or form of objects can be imprinted. Shortly after hatching, ducklings and other young birds have a tendency to follow the moving objects. अब मूविंग ऑब्जेक्ट में हम क्या कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे कि इनके पेरेंट्स को हटा के इसकी जगह पे इंसान खुद से आके अगर इनको लीड करना शुरू हो जाए तो ये बच्चे चलते चलते उसको भी फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। ऑलराइट, normally the first moving object is mother and it is adaptive for young birds to learn to follow her. If mother is absent, a young bird may imprint other birds, humans or inanimate objects. अब स्टूडेंट्स इसकी मिसालें हमारे पास इर्द गिर्द लाइफ में मौजूद हैं। अब हमारे पास चूंकि शहरों में तो इतनी स्पेस वगैरह नहीं रही, लेकिन स्टिल बहुत सारे लोग शौक से ईद से पहले ही जानवर ले आते हैं, खास तौर पे ये भेड़ बकरे वगैरह जो हैं। अब इनको अगर आप बचपन से ही पालना शुरू कर देते हैं तो अक्सर देखा गया है कि ये बच्चा अपने ओनर को खुद ब खुद ही फॉलो करता चला जाता है। इसी तरह से अगर आपने बिल्लियां वगैरह रखी हुई हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो भी आपको फॉलो कर रहे होते हैं, और तो और इन बर्ड्स के अंदर भी ये वाला फीचर हमें नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ लर्निंग एंड इट इज स्पेसिफिकली नोन एज इम्प्रिंटिंग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ द लर्निंग बिहेवियर, इट इज नोन एज हैबिचुएशन। जी स्टूडेंट्स, द टर्म इज हैबिचुएशन। अब आपको इसके नाम पे थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है कि ये निकला कहां से है, हैबिट। इसका मतलब ये है कि हैबिचुअल हो जाना या आदी हो जाना किसी चीज के। ऑलराइट, तो टेक्निकली जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये असल में इस तरह की लर्निंग है जो कि रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टिमुलाई के बाद अगर कोई ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्सिव हो जाए और वो इस गैर जरूरी किस्म के स्टिमुलस पे एनर्जी सर्व करने की बजाय किसी और जगह पे अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करे, तो हम कहेंगे कि नाउ दिस ऑर्गेनिज्म इज शोइंग हैबिचुएशन। ऑलराइट, तो हैबिचुएशन बुनियादी तौर पे है क्या चीज? Simplest form of learning involves modification of behavior through a diminution of the response to repeated stimuli. Loss of receptivity to repetitious stimuli can be useful in preventing a drain of energy and attention for trivial purposes. अब स्टूडेंट्स की वही बात जो भी मैंने एक्सप्लेन की है, इसको अगर मैं आपको आपके बचपन की एक स्टोरी से पहले रिमाइंड करवाता हूं, फिर उसके बाद हम आते हैं बुक वाले एग्जांपल्स की जानिब। तो आप बचपन से एक स्टोरी सुनते चले आ रहे हैं, शेर आया शेर आया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उस केस में क्या होता है कि वो जो बच्चा जो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए आ रहा था, पहली मर्तबा तो उसने शरारतन गांव वालों को तंग करने की कोशिश की। उसकी वजह से गांव वाले भागे चले आए उसका शोर सुन के, और उन्होंने जब आके देखा कि वहां पे तो कोई शेर या कोई भेड़िया या इस तरह का जानवर मौजूद ही नहीं है, तो वो वापस चले गए। ऑलराइट, फिर सेकेंड टाइम कुछ दिनों के बाद जब इस बच्चे ने यही हरकत दोबारा की तो फिर गांव वाले भागे चले आए कि उसकी मदद की जाए। लेकिन जब तीसरी मर्तबा इस बच्चे ने जब शोर मचाया और उस वक्त हकीकत में शेर आ चुका हुआ था, तो क्या गांव वाले उसकी हेल्प करने के लिए आए? नो। तो इसका मतलब यह है कि इस बच्चे ने बुनियादी तौर पे हैबिचुएशन वाली प्रॉपर्टी डेवलप करवा दी उन लोगों के अंदर
कि 2 मरतबा जब इसने उनको तंग किया, पहले तो वो भागे भागे चले आ रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि इसकी तो आदत है, ये तो इसी तरह हमारा वक्त जाया करता रहता है, तो हमें इस पे अपनी तवानाई खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जब हकीकतन वो वाकया पेश आ रहा था, तब उस वक्त गांव वालों में से कोई भी इसकी जानिब दौड़ के नहीं आया और इसके जानवरों का नुकसान हो गया। तो ये वाली बेहतरीन मिसाल है हैबिचुएशन की। ऑलराइट, अब अगर हम ऑर्गेनिजम्स पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं तो हमें पता चलता है, एग्जांपल नंबर 1 जो आपने याद रखनी है, इट इज द स्नेल क्रॉलिंग ऑन द शीट ऑफ ग्लास। अब स्टूडेंट्स, ये वाला एक्सपेरिमेंट, चूंकि स्नेल आपने देखा हुआ है कि एक इंतहाई सिंपल मोलस्क है, ऑलराइट, सॉफ्ट बॉडीड मोलस्क है, और इसकी मूवमेंट के लिए इसके पास मस्कुलर फुट मौजूद होता है। अब अगर इसकी ओवरऑल मॉर्फोलॉजी को देखें तो बॉडी के ऊपर शेल भी मौजूद होता है, और शेल जो है ये इसको किसी भी किस्म की खतरे वाली कंडीशन से बचाने के लिए मौजूद है। अब अगर ये स्नेल चलता हुआ जा रहा हो किसी ग्लास शीट के ऊपर और आहिस्ता से आप उस शीशे को टैप करें, तो ये स्नेल चलने से फौरी तौर पे रुक जाएगा, यानी अपनी मूवमेंट को रोकेगा और अपने आप को ड्रैग कर लेगा विद इन द शेल, अपने आप को अंदर छुपा लेगा। ऑलराइट, अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम स्टिमुलस है और ये स्नेल उसके रिस्पांस में ये समझ रहा है कि शायद कोई खतरा है, तो ये अपने आप को बचा रहा है उससे। ऑलराइट, फिर सेकंड टाइम जैसे ही ये चलना शुरू होगा, थोड़े अरसे के बाद, थोड़ा वक्त गुजरने के बाद, फिर आप उसको टैप करेंगे तो फिर वो स्नेल रुक जाएगा या चलना बंद कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि फिर उसने उसी स्टिमुलस का सेम रिस्पांस दिया, लेकिन बार बार करने के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इस ग्लास शीट को टैप करेंगे तो ये स्नेल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस सूरत में हम ये भी कह सकते हैं कि बेशक इसके पास सिंपल नर्वस सिस्टम है, लेकिन इसने ये सोच लिया है कि ये टैप करने वाले को तो और कोई काम ही नहीं है, मैं अपनी कार्रवाई बरकरार रखता हूं और चलता ही चला जाता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द स्नेल हैज डेवलप्ड हैबिचुएशन। ऑलराइट, वो आहिस्ता आहिस्ता आदी होता चला गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 2 अगर हम डिस्कस करें यहां पे, तो रोडेंट्स रिस्पॉन्स टू अलार्म कॉल्स बाय अदर्स इन द सेम ग्रुप। अब इसके लिए स्टूडेंट्स एक मखसूस किस्म के रोडेंट्स हैं जिनको हम कहते हैं मीयर कैट्स। ऑलराइट, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि अगर इनके सामने इनका कोई प्रेडेटर मूव करता हुआ लाया जाता है तो ये फौरी तौर पे मखसूस किस्म की आवाजें निकालते हैं और आवाजें निकाल के एक दूसरे को अलर्ट कर रहे होते हैं कि भाई खतरा है, अब तैयार रहो या अपनी बिलों में घुस जाओ। ऑलराइट, तो ये जो आवाजें निकालने वाला अमल है बुनियादी तौर पे ये क्या है कि पहली दफा अगर इस तरह की आवाजें निकल रही हैं तो सब अलर्ट हो जाएंगे। अगर मुसलसल सुबह शाम वही आवाजें रिपीट होती रहती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप के मेंबर्स जो हैं वो आवाजें निकालने वालों के जो असरात हैं या जो मैसेजेस हैं उसका कोई असर नहीं लेते और अपनी नॉर्मल रूटीन को जारी रखते हैं। तो इट इज ऑल्सो द सेकेंड एग्जाम्पल दैट यू हैव टू मेमोराइज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही साथ एक और तल्ख मिसाल स्टूडेंट्स लेते चले जाएं कि हमारे पास इर्द गिर्द सोशल मीडिया के ऊपर या हमारी डेली रूटीन के अंदर या इवन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो आप खबरें सुनते हैं, तो बाहर के ममालिक में बहुत सारी जगहों पे इस तरह से एक्सपीरियंसेस होते हैं कि जब कभी कोई ब्लास्ट हो जाए या कोई और इस तरह से खतरे वाली चीज हो, किसी बिल्डिंग में आग लग रही हो, तो उस वक्त लोग फौरी तौर पे सहम जाते हैं या उसके लिए कोई ना कोई इमदादी कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऑलराइट, लेकिन हमारे वतन अजीज में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 10 साल से ज्यादा अरसे से हम एक जबरदस्त किस्म की अजीबो गरीब कश्मकश में मुब्तला हैं। कभी किसी स्टेट में, कभी किसी रियासत में, कभी किसी सूबे के अंदर ब्लास्ट हो रहे होते हैं और लोग इसी तरह से नॉर्मल रूटीन के साथ गुजर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे इट इज अनदर टाइप ऑफ सोशल हैबिचुएशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज नोन एज क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। ऑलराइट, अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1? Pairing of an irrelevant stimulus with a natural primary stimulus that elicits an automatic response। अब स्टूडेंट समझने वाली बात यहां पे क्या है कि हमारे पास एक खास किस्म का प्राइमरी स्टिमुलस होता है जिसके लिहाज से हमारी बॉडी को आदत होती है रिस्पांस देने की। ऑलराइट, बिल्कुल इसी तरह के जैसे आपके सामने आपका कोई मनपसंद अगर खाना आ जाता है तो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स फौरन सलाइवा पैदा करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, खाना स्टिमुलस है और आपका सलाइवा प्रोड्यूस करना या सैलिवेशन करना, दिस इज योर रिस्पांस। ऑलराइट, अब अगर प्राइमरी स्टिमुलस के साथ हम कोई और सेकेंडरी स्टिमुलस अटैच कर दें जो आपका सेम रिस्पांस पैदा कर सके, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। अब आप अपने प्राइमरी स्टिमुलस से हटके किसी और सेकेंडरी स्टिमुलस के तहत चलते हुए भी वही रिस्पांस पैदा कर रहे हैं जो आपको खाना देख के करना चाहिए था। ऑलराइट, तो यही चीज स्टूडेंट्स यहां पे स्टडी की गई। पेवलोव एक रशियन साइंटिस्ट है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए डॉग्स के ऊपर और फिर उसके बाद ये वाली जो एक नई
कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1 वाली ब्रांच है, इसके थ्रू स्टूडेंट्स एक जबरदस्त किस्म की स्टडी का आगाज हुआ। जी स्टूडेंट्स, यहां पे मैं अगर पावलोव का एक ब्रीफ सा इंट्रो आपको दूं तो बुनियादी तौर पे ही वाज अ फिजिशियन और इसकी रिसर्च चल रही थी डाइजेशन के ऊपर, और डाइजेशन के अमल को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए इसने बहुत सारे डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और इसने चेक किया कि जैसे ही उनको खाना दिया जाता है तो उनके सलाइवरी ग्लैंड्स मुख्तलिफ मिकदारों में सलाइवा पैदा करना शुरू कर देते हैं। अब समझने वाली बात तो ये थी कि खाना स्टिमुलस है और उसके साथ ही साथ जो सलाइवा पैदा करने का जो अमल है वो रिस्पॉन्स है, ऑलराइट। लेकिन इसने इसको कंडीशन किया, साथ ही एक और सेकेंडरी स्टिमुलस रख दिया, और वो क्या था कि रिंगिंग ऑफ द बेल, कि जैसे ही खाने का टाइम होता खाना देने के साथ ही घंटी बजा दी जाती। अब डॉग्स को आगाज में तो यही, चूंकि प्राइमरी स्टिमुलस भी नजर आ रहा होता था, उसके साथ बेल बज रही होती थी, तो वो फौरन रिस्पांस देना शुरू कर देते थे, यानी कि सेलिब्रेट कर जाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ इसने क्या किया, खाने को डिले करना शुरू किया, लेकिन बेल बजानी शुरू कर दी, ऑलराइट। तो इसने देखा कि खाना अगर मौजूद नहीं भी है या डॉग को खाना नजर नहीं भी आ रहा, खाली बेल बजाई जा रही है, तो उस सूरत में भी फौरी तौर पे डॉग्स जो हैं वो सलाइवा पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि प्राइमरी स्टिमुलस की एब्सेंस में अगर इन डॉग्स को कंडीशन किया जा चुका है सेकेंडरी स्टिमुलस के साथ, तो इसका मतलब ये है कि डॉग्स ने फौरी तौर पे रिस्पांस तो पैदा कर ही लिया है, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो ये वाली चीज कंडीशनड रिफ्लेक्स कहलाती है कि हमारे पास प्राइमरी स्टिमुलस की बजाय कोई और भी स्टिमुलस अगर आ जाए तो फौरी तौर पे उसके लिहाज से कोई ना कोई रिस्पांस पैदा किया जा सकता है, ऑलराइट। सो इट एक्सप्लेन्स हाउ वी लर्न फ्रॉम एसोसिएशन। ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है स्टूडेंट्स स्टडी का कि असल में हम अपनी लर्निंग को अगर मजीद कंसेप्चुअल बेस पे लेके जाएं तो हमें पता चलता है कि हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करके स्टडी कर रहे होते हैं। इवन दो कि जब आप कोई कंसेप्ट या कोई फिनोमिनन समझ रहे होते हैं तो आप उसके साथ मिसालें दे के जब चीजें वाजे कर रहे होते हैं तो असल में आप एग्जाम्पल्स को और मेन कंसेप्ट को सिंक कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, ताकि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ऑलराइट। अब यही चीज स्टूडेंट्स अगर आपकी रूटीन लाइफ में हम बात करें, स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो जैसे ही आप सुबह कॉलेज में एंटर होते हैं, कॉलेज में एंटर होते साथ ही जैसे ही आपकी पहली क्लास का टाइम स्टार्ट होता है तो एक बेल बजा दी जाती है। हालांकि आपको पता है कि अगर 8 बजे या 7:30 पे आपकी पहली क्लास का आगाज तो होने ही वाला है, उसके बावजूद बेल बजाने का क्या मकसद होता है कि यू शुड बी कंडीशनड। आपको पता हो कि अब ये वक्त हो चुका है और मैंने इस सब्जेक्ट की क्लास लेने के लिए क्लासरूम में एंटर जरूर होना है, ऑलराइट। सेम इज द केस विद द एंड टाइम। जैसे ही ऑफ टाइम होता है फौरी तौर पे बेल बज जाती है और बेल बजते साथ ही आप लोगों को घर जाने की दौड़ें लग जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि 1 बजे या 2 बजे जितने बजे भी छुट्टी हो रही है कॉलेज में, आपने फौरी तौर पे उस वक्त उठ के चले जाना है। लेकिन समटाइम्स आपने देखा है कि बेल हो भी रही होती है, लेकिन अगर जो भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं आपकी क्लास में, सो यू कंटिन्यू टू स्टडी। तो ये वाली चीज आहिस्ता आहिस्ता कंडीशनिंग की वजह से है कि आप मुख्तलिफ स्टिमुलाई को एसोसिएट करके स्टडी करना शुरू कर देते हैं और अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लेते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इसके बेनिफिट्स भी ऑब्वियसली मौजूद हैं। दिस टाइप ऑफ लर्निंग broadens the ability of an organism to react appropriately to the environmental changes. Conditioning process removes dependence on one kind of reflex. Alright students, तो ये यूजफुलनेस या बेनिफिट्स हैं कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 1 के। इस सेशन के लिए इतना ही। बाकी जो टाइप्स एंड लर्निंग बिहेवियर की इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे।